बसोली पेंटिंग भारतीय चित्रकला का एक महत्वपूर्ण शैली है और जो पूरी दुनिया में अपने अद्वितीय विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। शायद ही कोई दुनिया का ऐसा म्यूजियम होगा जहाँ पे बसोली पेंटिंग ना हो। और यहाँ के जो राजा थे वो कला प्रेमी थे, उन्होंने कलाकारों को संरक्षण दिया और प्रोत्साहित किया। उसका परिणाम ये हुआ कि इस छोटी जैसी जगह में बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंगों का निर्माण हुआ। जब राजाओं का समय था तो चित्रकार यहाँ पे काम करते थे। धीरे धीरे रजवाड़े ख़त्म होते गए और प्रोत्साहन मिलना चित्रकारों को बंद हो गया, तो ये धीरे धीरे कला ख़त्म हो गई। मगर इस कला की जो विशेषताएं थी उसको देखते हुए विश्व स्थलीय जो संस्था है उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि इस कला को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक आर्ट गैलरी की स्थापना की और साथ में एक स्कूल भी चला रखा है जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है मिनिएचर पेंटिंग का चित्रांकन विधान। तो हर साल ये बाहर से कलाकारों को भी बुलाते हैं, हिमाचल से, राजस्थान से, जो यहाँ आके काम करते हैं और उनके साथ विश्व स्तरीय संस्था के जो स्टूडेंट हैं वो भी मिलके काम करते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रयास कर रहे हैं जिससे ये कला जो है जो लुप्त हो गई है वो फिर से दोबारा जिंदा हो जाए। तो इसी कड़ी में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मुझे ये बताएं कि बसोली चित्रकला, जैसे कि आप एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, और मुझे थोड़ा ये बताएं कि कहाँ से शुरुआत हुई थी बसोली शैली की, बसोली चित्रकला की, और पहला चित्र कौन सा बनाया गया था, उसके बाद कैसे आगे बढ़ा? यहाँ के राजा हुए हैं कृपाल पाल, वो बड़े विद्वान और कला प्रेमी थे। उन्होंने चित्रकारों को संरक्षण दिया था उदारता से, और उनके राज्यकाल में उनके पोर्ट्रेट तो बने मगर साथ में ये रागमाला और जो 12 मासा पेंटिंग है और रसमंजरी की नायिका भेद, वो पेंटिंग यहाँ पे बनी। धीरे धीरे फिर कांगड़ा के आर्टिस्ट भी यहाँ पे आ गए और वो उन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया बसोली पेंटिंग का। तो अमृतपाल के समय में भी यहाँ अच्छा काम हुआ है। और बसोली के जो गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो मानकू ने बनाए हैं, एक आर्टिस्ट थे मानकू, उन्होंने बनाए हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। वो सर उनके द्वारा कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी जो आज भी कहा जाता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उनके बारे में बताइए कौन सी पेंटिंग्स थी? रसमंजरी पेंटिंग प्रसिद्ध है, एक एक पेंटिंग की कीमत आज करोड़ों रुपए है। और उसके बाद रागमाला है, गीत गोविंद है, और तांत्रिक शिव भैरव इनके चित्र हैं। फिर देवियों के, तांत्रिक देवियों के एक सीरीज है वो बड़ी मशहूर है। तो इस तरह से ये बसोली में खासकर किन शैलियों पर काम होता है और कौन कौन सी चित्रकला यहाँ पे जो है? नहीं, शैली तो बसोली है मगर उसमें सब्जेक्ट जो मैंने बताए आपको, मगर बसोली पेंटिंग की खास पहचान ये है ना कि इसमें बैकग्राउंड तो एक ही रंग की होती है मगर उसमें फिगर पे ज़्यादा जोर दिया गया है। पहाड़ी शैली जो बसोली की चित्रकला पे आधारित है। पहाड़ी शैली का सबसे प्रारंभिक जो केंद्र था वो बसोली रहा है। और इसमें पहचान है कि ये जो एक हरे रंग की मक्खी होती है उसको हम भूंड बोलते हैं, बीटल बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके पंख लगाते थे ज्वेलरी में ताकि ज्वेलरी जिसमें पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए, वो बसोली पेंटिंग की एक ख़ास पहचान है। और बड़े बड़े जो नेत्र बनाए जाते हैं ना, बड़े साइज़ की आँखें, वो भी बसोली पेंटिंग की एक ख़ास पहचान है। जो बसोली शैली है उसको कितने भागों में बांटा गया है? बसोली पेंटिंग देखिए ना, रसमंजरी का जो स्टाइल है वो अलग है, उसके बाद रागमाला का स्टाइल है वो अलग है, और गीत गोविंद का स्टाइल जो है वो सबसे लास्ट फेज था बसोली पेंटिंग का, जो 1730 में बनाई थी मानकू ने, वो अलग ही ढंग की है, उसमें ज़्यादा रिफाइनमेंट है बसोली स्कूल में। थोड़ा बसोली चित्रकला की पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, और इसमें कौन कौन सी पेंटिंग्स थी, जैसे शास्त्रीय साहित्य, संगीत, स्थानीय संस्कृति पर आधारित थी? नायिका भेद पे, रागमाला पे और जयदेव के गीत गोविंद, ये 3 प्रमुख विषय रहे हैं। बाकी देवी देवताओं के ध्यान भी बने हैं यहाँ पे, शिव जी के कई ध्यान हैं, विष्णु के, देवी के, वो भी कई पेंटिंग्स बनी हैं इसमें। जो पेंटिंग्स की शुरुआत होती है तो सबसे पहले किस सामग्री का इस्तेमाल, जो पेपर है वो किसका बना होता है? ये हैंडमेड पेपर होता है। अभी भी राजस्थान में इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जो रंग है वो पत्थरों से बनाते थे और नग नगीनों से बनाते थे
और पेड़ों से जो निकलती हैं उससे बनाते हैं। ये जो कागज़ है उसमें कपास बांस का भी इस्तेमाल होता है। हाँ जी, हाँ। जी, उसी के जरिए बनाया जाता है। हाँ और जब जी। पेंटिंग शुरू होती है तो सबसे पहले क्या उसमें चार्ट पे क्या कलर बॉर्डर लगाया पहले स्केचिंग करते थे, जी काली स्याही से उसकी लाइन ड्राइंग बनती थी। जी उसके बाद रंग भरते थे, उसके बाद शंख से इसकी घिसाई करते थे पीछे से। जी जी वो घटाई करने से रंग जो है वो शीशे की तरह मुलायम हो जाते थे। फिर उसकी फिनिशिंग करते थे गिलहरी के ब्रश से। जी। और इसमें सोने चांदी का भी इस्तेमाल हुआ है, 24 कैरेट गोल्ड इस्तेमाल हुआ है बसोली पेंटिंग में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। मुझे ये भी बताएं कि जो बसोली पेंटिंग जैसे हम बात करें कि आपने कहा कि 24 कैरेट का इस्तेमाल हुआ सोने का, हाँ सबसे जी। महंगी पेंटिंग आज तक कितनी रही है ऐसे? देखिए ना, अभी पीछे नीलामी हुई थी, 5 करोड़ रुपए की भी एक पेंटिंग बिकी। कौन सी पेंटिंग थी, क्या नाम है? वो पेंटिंग थी वो मेरे ख्याल से रसमंजरी की थी। हाँ जी। तो आप क्या देखते हैं कि एक रोज़गार के हिसाब से अगर लोग इसको अगर सीखना चाहें तो ये रोज़गार के साधन इसमें? नेचुरली अब जब से ये पुल बना है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग टूरिस्ट वगैरह आने शुरू हुए हैं। कुछ तो घूमने फिरने के लिए आते हैं, जी जो रंजीत सागर डैम है वो देखने, और जो कल्चर से प्रभावित लोग हैं जो कल्चर देखने आते हैं, तो उनके लिए ये बस विश्वस्थली का जो स्कूल है पेंटिंग का, वो एक आकर्षण का विषय है। और इसमें जो पेंटिंग रखी है बना के, पुरानी पेंटिंग भी है उसमें, जी तो ये सारी पेंटिंग जो है ये कला प्रेमी लोग हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र है। और नेचुरली जो लोग बाहर से आएंगे वो यहाँ से कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो ये जो बच्चे स्कूल में काम करते हैं इनकी पेंटिंग्स हैं वो खरीद के जा सकते हैं। जैसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग है, वो 50 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक बिकती है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि बसोली पेंटिंग जो है ये भी बजट टूरिस्ट के लिए भी अवेलेबल हो, और जो सीरियस कला प्रेमी है उनके लिए भी हो। तो जो सर शैलियाँ डिवाइड हुई थी, जैसे पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत कई शैलियाँ बनाई गई थी, चंबा थी, गुलरिया थी, तो मैं जानना चाहूँगा इनका जन्म कहाँ से हुआ था, कहाँ से ये आई थी? पहाड़ी पेंटिंग को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जी जो पहला भाग है अर्ली फेज़, उसमें तो बसोली स्कूल है, जी और जो लेटर फेज़ है दूसरा, जी उसमें गुलेर और कांगड़ा स्कूल है। वो बसोली पेंटिंग से 100 साल बाद शुरू होते हैं। जी जो अर्ली स्कूल जो है वो बसोली पेंटिंग है। जी जी। तो सबसे अधिक हमने देखा है कि रसमंजरी पे कृष्ण लीला की पेंटिंग है, और भी धार्मिक पेंटिंग है जो बसोली पे आधारित बनाई जाती राधा कृष्ण की और नायक नायिका की, ये 2 चीज़ें हैं। है। जी जी। हाँ जी। और सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो पेंटिंग्स में कलर्स इस्तेमाल होते हैं, क्या वो आमतौर पे मिलते हैं कि बाहर से कहीं मंगवाए जाते हैं? देखिए ये जो रंग हैं पत्थरों से जो बनाए जाते हैं, जी ये पत्थर आयुर्वेदिक दवाइयों के काम भी आते हैं। तो ये जो पुराने पंसारी हैं उनके पास मिलते हैं, जी हम उनसे पत्थर वो लेके आते हैं, उसको पीसते हैं, उसमें गोंद मिला के इस्तेमाल करते हैं। ये पुराना भी परंपरा वही थी, वो हम भी वैसे करते हैं। चित्रों में हमने सुना है कि चित्रों को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ चटक और फास्ट कलर्स का इस्तेमाल होता है, किस तरह से? नहीं, हमारे जो पुराने जो रंग हैं, जो ट्रेडिशनल जो हैं पिगमेंट, उसमें तो वो होते ही चटके हैं वो, मगर उसमें जो ये लगते हैं ना मक्खी के पंख बीटल के, उससे वो ज़्यादा और भी चटकीली हो जाती है पेंटिंग। शैली में नारी और प्रकृति को अधिक महत्व दिया गया है इसमें। नेचुरली नायिका भेद पेंटिंग में तो फिर नायिकाएँ ज़्यादा बनी हैं। जी। हाँ जी। और कहीं ना कहीं प्रकृति को भी इसमें बेहतर तरीके से दर्शाया गया है। अब हाँ, बसोली पेंटिंग में जो पेड़ है वो उसका अपना एक चार्म है, अपना सौंदर्य है उनका। जी जी। हाँ जी। छोटे आकार के कई प्रकार के वृक्ष हमें बसोली पेंटिंग में देखने को मिलते हैं। सर हमने ये भी सुना है कि जो बसोली हमारा इलाका है, इसमें चित्रकला का विशेष योगदान है और इसमें सहयोग भी है, और ये माना जाता है कि यहीं से शुरुआत हुई थी और इसके बाद ही ये आगे बढ़ी। हाँ, ये नूरपुर में, चंबा में, बसोली में ये सारे कलाकार घूमते रहते थे दरबारों में, जी। मगर निकले वो बसोली से ही इसका सारे। मुगल दरबार से क्या कोई कनेक्शन है? मुगल दरबार से तो ये है ना कि जब अकबर के टाइम में राजधानी लाहौर में थी ये मुग़लों की, तो जब अकबर की डेथ के बाद जहांगीर वापस ले गया राजधानी आगरा को, तो कुछ कलाकार जो थे वो लाहौर में रह गए, वो फिर पहाड़ों की ओर चले आए। तो पहाड़ों में फिर उन्होंने जो काम किया ना, उसी से बसोली पेंटिंग भी निकली है, चंबा भी निकली है। बसोली के कौन से ऐसे राजा थे जिसने बसोली पेंटिंग की स्थापना यहाँ पे की? ये राजा कृपाल पाल थे, और उनके बेटे धीरज पाल थे, जी जी। और उसके बाद अमृतपाल हुए जो ज़्यादा कला प्रेमी थे। थोड़ा मुझे काव्य रागमाला के बारे में बता दीजिए, इस पर आधारित पेंटिंग्स होती है। नहीं, रागमाला पेंटिंग का ऐसा है ना कि वो
मध्य प्रदेश में एक रियासत थी पुरानी, रीवा। जी रीवा दरबार में एक संगीताचार्य थे कशेमकर्ण। जी उन्होंने संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा, रागमाला, जिसमें कई प्रकार के राग, रागनियाँ और रागों के पुत्रों के वर्णन किए उन्होंने काव्य में, संस्कृत में। तो उनको बोलते हैं राग ध्यान। जी उन ध्यान जो बनाए उन्होंने संस्कृत में, उसी का जो चित्रण है वो रागमाला पेंटिंग में हुआ है। आर्टिस्टों ने वो श्लोक जो थे पंडित पढ़ के सुनाते थे कि इसमें ये दिखाना है, तो वो पेंटिंग में दिखाते थे। पेंटिंग सो जो शास्त्रीय संगीत की राग रागनियाँ है, ये अलग अलग है? नहीं, वो ऐसा है ना कि 6 मुख्य राग हैं, भैरव, मालकोंस, हिंडोल, दीपक, मेघ और श्री, ये 6 राग हैं। हर राग की 5-5 रागनियाँ हैं, पत्नियाँ, तो वो हो गए। और हर राग के 8-8 पुत्र हैं, राग पुत्र। इस प्रकार से ये 84 का, ये 84 रागों का एक परिवार बनता है, उसको रागमाला बोलते हैं। उस पर पेंटिंग्स बनी हैं। तो आप क्या देखते हैं, जिस तरह विश्व संस्था बसोहली की चित्रकला को जीवित रखने के लिए सहयोग कर रही है, काम कर रही है, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इसमें नेचुरली अब ये राज दरबार में ये कला फली फूली। और दरअसल मिनिएचर पेंटिंग और शास्त्रीय संगीत ये दोनों रजवाड़ों में ही थे। राजा लोग इनको प्रोत्साहित करते थे, कल संगीतकारों को भी और आर्टिस्टों को भी। अब जब ये देश आज़ाद हुआ तो संगीत को तो सरकार ने स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया, कॉलेजों में इंट्रोड्यूस किया, यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया, मगर ये मिनिएचर पेंटिंग की कला थी, इसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, इसीलिए ये कला दम तोड़ती गई। आज भी बहुत कम आर्टिस्ट रह गए हैं जो इस कला को कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस कला को बचाने के लिए पहल की जाए और कलाकारों को यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में रखना चाहिए जो इस कला को आगे सिखाए, वरना ये कला एक दिन ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं तरह की आपसे सवाल करना चाहूँगा, अभी हाल ही में जो हमारा पोस्ट ऑफिस आया नज़दीक, उसमें बसोहली पेंटिंग को दर्शाया गया है, तो ये भी एक सुझाव हम सरकार को दे सकते हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे ऑर्डनरी पेंट की जगह अगर बसोहली पेंटिंग हो वहाँ पे। नहीं, वो तो चलो आर्टिस्टों को आप काम बताएंगे, वो बिल्डिंग में बना देंगे, मगर एक ऐसा परमानेंट होना चाहिए ना कि एक ऐसा सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से बने जहाँ लोग काम करें, काम करके वो जमा करा दें, उनको चिंता नहीं होनी चाहिए कि ये कहाँ बिकेगी। ये गवर्नमेंट का काम है, वो टूरिज्म में बेचे या जो वैष्णो देवी है वहाँ बेचे, चित्रकारों को बेचने का काम नहीं होता, उनका काम। ये वर्कशॉप जो है हमारी जो संस्था है उसकी ये 5वीं वर्कशॉप है। इससे पहले 4 ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें राजस्थान से भी लोग आए थे। एक हमने वर्कशॉप लगाई थी जिसमें पंजाब के भी लोग आए थे। तो ऐसे समय समय पर जो है ना, क्योंकि हमारे जो साधन है वो सीमित हैं, अपने लोग जो है ना वही पैसे इकट्ठे करते हैं, उसी से जो है कार्य चलता है, क्योंकि हमें कहीं से कोई फंडिंग होती नहीं है गवर्नमेंट तरफ से। अब चूँकि वर्कशॉप का कार्यक्रम इसलिए बना के हमारा जो एनुअल डे फंक्शन होता है स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को हर साल, वो कोविड की वजह से 2 साल हुए नहीं। तो जब हम जो साथी हैं वो पैसे जब इकट्ठे करते हैं तो वो पैसे 2 साल के हुए थे, तो इस बार सभी साथियों का विचार आया कि पेंटिंग वर्कशॉप जो है लगाई जाए, क्योंकि साधन सीमित होने के कारण जो हमारे पास वैसे उसी से काम चलता है। तो हमने ये वर्कशॉप जो है वो जो बसोहली का नाम है, बसोहली कलम से नाम से हमने इसको वर्कशॉप को नाम दिया है।